to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। अपने चेहरे से जो जाहिर है छिपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आएं कैसे। वसीम बरेलवी का है ये शेर। राजनीति में बहुत कुछ चेहरों से जाहिर होता है, ये प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके इर्द गिर्द नैरेटिव बुने जाते हैं और इन्हें बदल कर नैरेटिव बदलने की कवायद भी की जाती है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐसा ही एक प्रयोग किया। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बाद अब दिल्ली से सटे हरियाणा में भी चेहरा बदल गया। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो, जिसमें आज बड़ी खबर हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर, उनके इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की आमद पर, जेजेपी की बीजेपी से विदाई पर, गठबंधन से एनडीए से दुष्यंत चौटाला की डिप्टी सीएम के पद से विदाई पर, गृह मंत्री रहे अनिल विज की नाराजगी पर, लोकसभा पर। जी आपने सही सुना, क्योंकि झगड़े का एक मूल लोकसभा में 10 सीटों का बंटवारा और हिस्सेदारी भी है। लोकसभा का जिक्र आया तो कांग्रेस की दूसरी सूची का भी जिक्र करेंगे, पर पहले बड़ी खबर। ये तस्वीर देखिए, गुलदस्ता थामे दो हाथों में एक मनोहर लाल खट्टर जो 12 मार्च की सुबह तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, और दूसरे नायब सिंह सैनी जो प्रदेश में पार्टी के सिपा सालार थे, अध्यक्ष थे। इनका नाम 12 मार्च को ही चर्चाओं में आया और शाम तक नाम के आगे माननीय मुख्यमंत्री लग गया। हरियाणा में सारा घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब बीती शाम जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बातचीत खत्म हुई। सिर्फ अभिधा में खत्म नहीं हुई, रिश्ता टूटने की भूमिका भी तय हो गई। आज सुबह मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत बीजेपी के पूरे मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। राज्य में बीते कुछ वक्त से बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बीच खटास पड़ रही थी। सामूहिक इस्तीफे को भाजपा की ओर से इस गठबंधन से एग्जिट के तौर पर देखा गया। कुछ ही घंटे में बीजेपी विधायक दल की एक और बैठक हुई और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया। शाम को नायब सैनी ने सीएम पद की शपथ ली। 5 मंत्रियों ने साथ में शपथ ली। ये कौन है? बनवारी लाल हरियाणा के बावल से विधायक हैं, खट्टर सरकार में भी मंत्री थे। जयप्रकाश दलाल लोहारू की सीट से विधायक हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे। सूची में तीसरा नाम है रणजीत सिंह का, जो रनिया सीट से निर्दलीय विधायक हैं, खट्टर सरकार में ये भी मंत्री थे और ये पूर्व डिप्टी पीएम और हरियाणा के पूर्व सीएम ताऊ देवीलाल के बेटे हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के भाई भी हैं। अगला नाम कंवरपाल सिंह गुर्जर और मूलचंद शर्मा का है मंत्रियों की सूची में। इस पर और जानकारी के लिए चलते हैं न्यूज रूम में हमारे साथियों की तरफ। हरियाणा में नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। दिन भर तमाम पॉलिटिकल अपडेट हरियाणा से आते रहे और आखिर में शाम को 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें नायब सिंह सैनी बने मुख्यमंत्री। उनके साथ 5 और नाम माननीय मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इनमें है कंवरपाल सिंह गुर्जर का नाम, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल। मनोहर लाल खट्टर अब भले मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन जो 5 मंत्रियों ने अब शपथ ली है नायब सिंह सैनी के साथ, उस छोटे से नए मंत्रिमंडल में खट्टर की छाप ज़रूर दिख रही है, क्योंकि कंवरपाल सिंह गुर्जर का पहला नाम है। कंवरपाल सिंह वही हैं जिन्होंने आज सुबह यह बयान दिया था कि सीएम साहब ही सीएम रहेंगे। मतलब उनका ये कहना था कि खट्टर ही सीएम रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद 2-3 घंटे में ये स्पष्ट हो गया था कि खट्टर अब सीएम नहीं रहेंगे। नायब सिंह सैनी का नाम सामने आ गया था। मूलचंद शर्मा है, एक तरीके से सवर्ण बिरादरी से आ रहे हैं, तो उनको भी साथ रखकर भारतीय जनता पार्टी ने एक सोशल इंजीनियरिंग को भी अपने आगे बढ़ाया है। बनवारी लाल का नाम है, ओबीसी फेस माने जाते हैं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के। तो इस तरह से एक कास्ट इक्वेशन को भी साधा गया है, सोशल इंजीनियरिंग भी है और साथ में मनोहर लाल खट्टर की छाप भी बनी रहे। उनका जो बड़े समर्थक वर्ग है उसको ये ना लगे कि उनको साइडलाइन किया गया है, इसलिए भी इस बात का इस मंत्रिपरिषद में ख्याल रखा गया है। अब इस घटनाक्रम के पीछे की कहानी समझते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी जेजेपी के अलग होने की। कुछ बयानों पर गौर करिए। 23 अप्रैल 2023 को यूपी में गैंगस्टर अतीक अहमद की हत्या हुई तो जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा मामला गंभीर है, जांच होनी चाहिए। ये भी कि ये कानून व्यवस्था का गंभीर उल्लंघन है, यानी गठबंधन के सहयोगी का योगी सरकार से सवाल।
फिर 4 जून 2023 हरियाणा में बीजेपी के प्रभारी बिप्लब देव जींद की उचाना कला विधानसभा सीट पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता इस सीट से अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अब तक इसी सीट से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं। ये बात और है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार भी कांग्रेस में वापस लौट गया है, लेकिन ये अभी की बात है। 5 जून 2023 को ही बिप्लब के बयान पर दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया भी आई थी और कहा, कई लोगों के पेट में मरोड़ उठ रही है, लेकिन उचाना कला से मैं ही लड़ूंगा। दुष्यंत के बयान पर फिर से बिप्लब का पलटवार आया और कहा, गठबंधन करके जेजेपी ने एहसान नहीं किया। इन सब के बीच 2023 में ही जेजेपी के महासचिव और दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला चंडीगढ़ में किसानों से मिले। किसानों ने नाराजगी जताई तो दिग्विजय ने कहा, अभी हम गठबंधन में सहयोगी हैं, जेजेपी की सरकार बनवा दीजिए, सारी बातें मान ली जाएंगी। दिग्विजय के बयान पर उस समय मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने पलटवार किया और कहा, सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं। हरियाणा के पत्रकार बताते हैं कि पिछले साल बीजेपी ने प्रदेश में एक इंटरनल सर्वे कराया और पता चला कि किसान आंदोलन के बाद जाट वोटर जेजेपी से भी उतना ही नाराज है जितना बीजेपी से, यानी जेजेपी के लिए वोट हासिल करना अपना कोर आसान नहीं है। बीजेपी को लगा कि जेजेपी उनके किसी काम की अब नहीं है, साथ रहेगी तो उनके हिस्से का नॉन जाट वोट भी काट सकती है। इस रणनीतिक नुकसान की आशंका ने मोहभंग की नींव रखी, लेकिन ये मोहभंग एक तरफा नहीं था। लंबे वक्त से हरियाणा की राजनीति को कवर कर रहे इंडिया टुडे ग्रुप के पत्रकार सत्येंद्र चौहान बताते हैं कि पहले किसान आंदोलन और फिर पहलवानों का प्रदर्शन, इन दोनों विवादों ने जाट समाज को बीजेपी से लगभग पूरी तरह दूर कर दिया था। यहाँ लोग कहते थे कि हम नोटा दबा देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और यही वजह है कि जेजेपी को लग रहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन में रहने से उनके खिलाफ भी गुस्सा पनप रहा है। देखिए, ताली तो दो हाथ से बजती है और यहाँ पे तो अब बात आ रही है राजनीतिक समीकरण की। वहां पे ये भी काफी समय से तय था कि जेजेपी और बीजेपी की जो साथ है वो ज्यादा देर चल नहीं सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि तकरीबन 9.5 साल निकल गए हैं, तो काफी समय तो उन्होंने निकाल ही दिया है। लेकिन इसे कहते थे अलायंस ऑफ कन्वीनियंस है। इस सब में ये देखना बाकी है कि देखिए, जैसे मनोहर लाल खट्टर हैं, वो पंजाबी खत्री हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सैनी साहब, ये एक ओबीसी हैं, तो उनका एक ओबीसी वोट बैंक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो जो सामने आती हैं, उससे ये चीज सामने आ जाती है कि बीजेपी पोलराइजेशन पे काम कर रही है और खासतौर पे जो नॉन जाट है वो उनका वोट बैंक है। तो ये था कि भाई समीकरण इस तरह से संभालें या फिर इस तरह से कैबिनेट एक्सपेंशन हो कि भाई सभी कास्ट को ले लिया जाए। उन्हें मालूम है कि जाट हैं वो शायद वोट नहीं देंगे, उन्हें ये भी मालूम है कि किसान हैं नाराज हैं वो वोट नहीं देंगे। और आपको बता दें कि ये जो नाराजगी है, चलिए खट्टर साहब से तो अलग से है, लेकिन ज्यादातर वो जो केंद्रित है वो है बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो यहाँ पर नाराजगी किसानों की ये भी थी कि हरियाणा पुलिस ने ऐसा एक्शन लिया, लेकिन क्योंकि आप मान के चलें कि तकरीबन 1400-1500 किसान हैं, काफी कम किसान हैं जिन्होंने हरियाणा से ज्वाइन किया था। तो रेस्टलेस वाला इशू भी एक आइसोलेटेड इशू था, उसके बाद वो भी कहीं हो गया। तो बीजेपी का आंकलन है कि ज्यादा लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके बाद वो सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस है, राम मंदिर है, ऐसे कई इश्यूज हैं जो कि उनको फेवर करते हैं, तो वो उनका कंसंट्रेशन उस तरफ है। अब एक तरह से कैलकुलेशन लगाया गया है कि अगर जेजेपी मान लो जाट के वोट ले भी आते हैं, तो उनको लग रहा था कि भाई खासतौर पे नायब सिंह सैनी, आपको पता है कि मनोहर लाल खट्टर के करीब हैं, तो उन्हीं के साथ आरएसएस में थे, फिर उसी से बीजेपी आया, बाकी सारी चीजें। तो एक आंकलन ये भी किया गया है कि जो हामी भड़ी है उनके नाम पर वो मनोहर लाल खट्टर को साथ लेके की गई है। काफी बैक एंड फोर्थ हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में जो चीज सामने आ रही है वो है कि जेजेपी का क्या रोल होगा, क्योंकि अब उनमें से भी देखा जाए कि 10 में से 4-5 लोग तो यहीं पे मौजूद थे स्वेरिंग इन में। और अगर जाट का वोट आता है और वो वोट बढ़ता है कांग्रेस और जेजेपी में, तो इसका फायदा कोई तीसरे को होता है और वो तीसरा बीजेपी इस वक्त है। तो उन्होंने सोचा कि भाई 10 की 10 सीटें हैं, अगर वो खुद खड़े करते हैं तो ज्यादा विनेबिलिटी उनकी है। इसमें से अंबाला और सिरसा है, वहां पे रिजर्व सीट है। और ये भी बात की गई कि जो भिवानी और हिसार की सीट जेजेपी वाले मांग रहे थे उस पे वो अड़ गए थे, तो ये एक डील ब्रेकर साबित हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि आप ये दोनों सीट छोड़ दीजिए, आप सिरसा ले लीजिए। लेकिन जेजेपी का अपना भी आंकलन था, तो वहां पे उन्होंने देखा और इस वजह से दुष्यंत सिंह पहले जेपी नड्डा से मिलने गए, वहां बात बनी नहीं, तो फिर उसके बाद अमित शाह से मिले। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हुई हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना एक कैलकुलेशन बिठाया है। ललन टॉप पॉलिटिकल इंटरव्यू की एक सीरीज करता है जमघट। इसमें हमने बीते 5 मार्च को मनोहर लाल खट्टर से बहुत विस्तार से बात की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी जेजेपी गठबंधन पर भी जवाब दिया था, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रहने पर भी और अपने प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पर भी।
कुछ अंश आप यहाँ देखिए, बाकी पूरी 3 घंटे की तसल्ली की बातचीत आपको ललन टॉप के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और वेबसाइट पर मिल जाएगी। 10 सीटें हैं लोकसभा की। अभी तक सीटों का, कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। कुछ राज्यों में हो गया है, हरियाणा में बचा है। क्या आपकी सहयोगी पार्टी जेजेपी को लोकसभा में एकोमोडेट किया जाएगा? देखिए, चूंकि ये इस प्रकार के जितने विषय होते हैं ये हमारा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है वही करता है, और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमको बुला रखा है 6 तारीख और 8 तारीख में मीटिंग्स होनी है। उसमें किसी भी दिन हमको जाना होगा, और जाएंगे तो ये सारे विषय वहाँ चर्चा के होंगे, और इस सब में पूरा जो निर्णय वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है वो करेंगे। जहाँ तक पिछले चुनाव की बात है, हमने कोई पार्टी के नाते से चुनाव से पहले का हमारा कोई गठबंधन नहीं था। केवल चुनाव के परिणाम के बाद जैसी परिस्थितियां बनी उसमें से निर्णय लिया गया कि हमको साथ चलना चाहिए, तो हम साथ चले और अब तक चलते आ रहे हैं। दल मिले हैं, मन नहीं मिला है। जब दल पहले मिलते हैं फिर बाद में मन मिलते हैं। मन मिलने में कहीं को हमको कठिनाई नहीं आई है। हम लगातार, जिसको कहना चाहिए, एक दूसरे को समझ करके चल रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टियों के तालमेल का, गठबंधन का ये एक विषय होता है, इसमें हर बात पार्टी विचार करती है। उसमें पार्टी का अतीत भी विचार किया जाता है, पार्टी का वर्तमान भी किया जाता है, पार्टी का भविष्य भी तय किया जाता है, और जनता की क्या हमारे प्रति सोच है, जनता का किस प्रकार का निर्णय होने वाला है, उस निर्णय के हिसाब से ही और ये सब विचार चलते हैं। अब दूसरा और ज़रूरी एंगल लोकसभा चुनाव का। जेजेपी राज्य में एनडीए के हिस्सेदार होने के नाते बीजेपी से 2 सीटें मांग रही थी। हरियाणा में कुल सीटें हैं 10, और 10 की 10 सीटों पर बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं, इसलिए बीजेपी एक भी सीट देना नहीं चाह रही थी। खटपट की ये भी एक बड़ी वजह थी। हालांकि जेजेपी अलग होने पर एनडीए सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, न केंद्र में न राज्य में। राज्य का अंकगणित समझते हैं। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के पास 41 विधायक हैं। 6 निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है, और सिरसा से हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा का भी। ऐसे में बीजेपी के पास कुल विधायक हुए 48, बहुमत के लिए चाहिए 46। अब सवाल ये कि जब बीजेपी ने पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा करा के नई सरकार बनाने की योजना तैयार की, तो वापस खट्टर को सीएम क्यों नहीं बनाया? खट्टर सरकार के खिलाफ लगातार एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी। जाटों, किसानों की नाराजगी को दूर नहीं कर पा रहे थे। नू हिंसा जैसे मुद्दों के बाद सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठे। तो क्या खट्टर की विदाई इस बात पर मुहर है कि उनके चेहरे पर प्रदेश में नाराजगी थी? मुख्यमंत्री खट्टर 2 योजना हो गई है। तकरीबन 9.5 साल का उनका कार्यकाल हो गया है। 9.5 साल का जो कार्यकाल होता है तो उसमें ऑटोमेटिकली एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो दूसरी तरफ लोकसभा के चुनाव है। अभी आपने इंडिया टुडे ग्रुप का मूड ऑफ नेशन देखा, उसमें बताया गया कि पिछली 10 की 10 सीटें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने हरियाणा की जीती थी, लेकिन सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। अब भाजपा राज्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र सरकार है। केंद्र में सरकार बनाना यही है कि मनोहर लाल खट्टर को अब करनाल लोकसभा से सांसद बनाया जाएगा, उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया है। ओबीसी का वोट बैंक आपने निशान साध दिया है। मनोहर लाल खट्टर को आप केंद्र में भेज देंगे, तो ये दोनों राह बीजेपी की आसान हो रही है। और एंटी इनकम्बेंसी मनोहर लाल खट्टर का आप कार्यकाल देखिए, किसान आंदोलन हुए, जाट आंदोलन हुए, इसके अलावा जो राम रहीम का मामला हुआ, कई ऐसे मामले हुए जब विपक्ष को सत्ता को घेरने का मौका मिला। भाजपा हाईकमान ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं। एक तो मनोहर लाल को हटाकर लोकसभा की सीट दावेदारी करा दी है, दूसरी ओबीसी कार्ड खेल लिया है। सबको पता है कि हरियाणा में जाट बड़ी संख्या में बीजेपी से नाराज है, और ऐसे में गैर जाट को लुभाने के लिए ये ओबीसी का कार्ड भविष्य में बीजेपी के काम आ सकता है। दोपहर में जब बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई तो छन छन कर खबरें आने लगी कि खट्टर की विदाई हो सकती है। सीएम पद के लिए 3 नाम चल रहे थे। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज, करनाल से सांसद भाटिया और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी। बैठक शुरू हुई, थोड़ी देर में गृह मंत्री अनिल विज बीच बैठक से तमतमाते हुए बाहर निकले। विज गुस्से में थे, हाथ छुड़ाया, सरकारी गाड़ी में नहीं बैठे, प्राइवेट गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए।
ये अंदाज़ा लग गया कि विज का नाम रेस से बाहर है। हरियाणा के पत्रकार बताते हैं कि 2019 में जब बीजेपी जेजेपी सरकार का शपथ ग्रहण हो रहा था तब भी अनिल विज इसी तरह गुस्साए थे। राजभवन में मंच पर मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी लगी थी जो सीएम बनने जा रहे थे। बगल में जेजेपी के दुष्यंत चौटाला कुर्सी लगी थी जो डिप्टी सीएम बनने जा रहे थे। अनिल विज जैसे राजभवन पहुंचे तो तब भी तमतमा गए। डिप्टी सीएम की रेस में वो खुद को भी मान रहे थे। अनिल विज का पार्टी से नाराज होने का इतिहास पुराना है। 90 के दशक में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से भी भिड़ गए थे, बीजेपी से बाहर चले गए थे और लंबे वनवास के बाद मनोहर लाल खट्टर के समझाने पर ही सुषमा स्वराज ने हामी भरी थी और उनकी पार्टी में वापसी हुई थी। पर आज अनिल विज की कहानी का दिन नहीं है। आज तो मनोहर लाल, नायब सैनी और दुष्यंत चौटाला की कहानी है। हम जानते हैं कि 19 में दुष्यंत चौटाला ने शपथ ली तो एक लंबे अरसे के बाद, ठीक कहें तो 15 बरस के बाद चौटाला परिवार किसी तरह से सत्ता में वापस लौटा था और अब कहानी फिर से विपक्ष की है। अनिल विज की नाराजगी की बात हो गई, दुष्यंत चौटाला की बात हो गई, नायब सैनी की बात की जाए जो अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं क्योंकि वो भाजपा विधायक दल के नए नेता हैं। मनोहर लाल के बरसों से खास हैं, इसीलिए ओम प्रकाश धनखड़ के बाद उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसीलिए लोगों ने नोटिस किया कि जब मनोहर लाल ने सत्ता हस्तांतरण किया तो उनके चेहरे पर फीकापन नहीं दिख रहा था उतना। नायब सैनी कौन है? कुरुक्षेत्र से सांसद जैसा बताया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये भी बताया, पार्टी के ओबीसी फेस, और इसका असर सिर्फ हरियाणा में नहीं रहेगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी रहेगा। मनोहर लाल खट्टर के करीबी 2002 में उनकी सांगठनिक जिम्मेदारियां शुरू होती हैं जब भाजपा उन्हें अंबाला में बीजेपी का जिला महामंत्री बनाती है। 2005 में युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, 12 में पार्टी के जिलाध्यक्ष, 2014 में वो नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीते। कांग्रेस उम्मीदवार रामकिशन को 24,000 वोटों से हराया। 2016 में सरकार में राज्य मंत्री बने। फिर 2019 लोकसभा में कुरुक्षेत्र से लड़े और कांग्रेस के निर्मल सिंह को 3,84,000 वोटों से हराया। इसके बाद बीजेपी आलाकमान ने उन्हें कुछ बरस बाद एक और जिम्मेदारी दी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की। संघ के दिनों से मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री, पुराने और नए की दोस्ती है। इसका नज़ारा तब भी दिखा जब 12 मार्च को शपथ ग्रहण के दौरान नायब सिंह सैनी ने खट्टर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। हरियाणा में वैसे छोटे बड़ों के पैर छूने की का तो कल्चर है ही, लेकिन यहाँ पर भावनात्मक है। एक लंबे समय से नायब सैनी मनोहर लाल के साथ चलते रहे हैं और ये भी कहा जाता था कि मनोहर लाल कहीं भी जाते थे तो उनकी गाड़ी को ड्राइव नायब सैनी करते थे और पिछले एक लंबे अरसे से, कई दशकों से ये एक दूसरे के साथ, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनको विधायक की टिकट दी, विधायक के बाद उनको राज्य मंत्री बनाया, राज्य मंत्री बनाने के बाद उनको सांसद की टिकट भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिफारिश पर दी गई थी और उसके बाद उनको अब पार्टी का अध्यक्ष मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सिफारिश पर बनाया गया और अब मुख्यमंत्री बनाने में भी मनोहर लाल का बड़ा हाथ है क्योंकि मनोहर लाल अपना उत्तराधिकारी राज्य में छोड़ना चाहते थे और उन्होंने नायब सैनी के रूप में हरियाणा को जो मुख्यमंत्री दिया है वो उनका उत्तराधिकारी भी है और उनका विश्वसनीय भी। देखिए, ये जरूर बात है कि भाई आप ब्राह्मण हैं, ओबीसी हैं, बाकी सारी चीजें हैं, तो वहां पे जो सारी चीजें हैं उसमें आंकलन इनको करना बहुत जरूरी था। तो ये भी बताया जाता है कि वो बिल्कुल राइज फ्रॉम द रैंक्स जिसे कहते हैं, बिल्कुल नीचे वाले स्तर से वो थे और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता पहले आरएसएस से फिर बीजेपी में आए और बीजेपी में एक दबदार फेस बने, फिर कुरुक्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सामने आई हैं और ये किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से भाई उनको वहां से उठा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से वो एक सीएम चेहरा बन जाएंगे। और उनकी पत्नी से भी हमने आज बात की, वो भी ऐसा ही बोल रही थी और ऐसा नहीं लगा था कि खट्टर साहब एकदम करेंगे। पर हमने जिस तरह से देखा है कि चाहे असम हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे बड़े नेता हैं, उन्हें आप बोलना चाहते हैं एक मौका दिया है कि सेंट्रल लेवल पे आए, या फिर आप बोले हैं कि एक फेस सेवर है। तो ये दोनों देखने के वाले वो बात होती है कि हाफ ग्लास फुल है, हाफ ग्लास एम्प्टी, आप किस नजरिए से उसको देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा रोल है मनोहर लाल खट्टर के लिए। करनाल, उन्होंने कहा कि भाई पार्लियामेंट्री पार्टी है वो तय करेगी कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन बाकी जो उनके साथ के लोग थे वो तो सीधा बोल रहे थे करनाल से लड़ने जा रहे हैं। हरियाणा के इस पूरे घटनाक्रम पर तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, एक एक करके सुनते हैं। प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने
जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे, जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था, उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे। हमारे आज 10 साल की भाजपा सरकार ने हरियाणा को देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, देश में अपराध में नंबर 1 बना दिया, देश में किसान, महिला, कर्मचारी, व्यापारी पे अत्याचार में नंबर 1 बना दिया, देश में नशे में नंबर 1 बना दिया। हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। दुर्दशा हरियाणा के हर कोने में दिखाई दे रही है। आज हरियाणा की जनता बहुत त्रस्त है, इस सरकार से बहुत दुखी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब मनोहर लाल खट्टर का क्या? बताया जा रहा है कि उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है कुरुक्षेत्र या करनाल से। दूसरी संभावना ये जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें मंत्रिपरिषद में समायोजित किया जा सकता है। हवाला दिया जा रहा है मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी की पुरानी मित्रता का। 1994 में मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में पार्टी के संगठन मंत्री बनते हैं और 1996 के बाद नरेंद्र मोदी प्रभारी महासचिव बनकर हरियाणा पहुंचते हैं और यहाँ से दोनों की जुगलबंदी शुरू होती है। इसीलिए 2014 की लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह बुलाकर मनोहर लाल खट्टर से पूछते हैं कि पार्टी आपको विधानसभा चुनाव लड़वाना चाहती है, सीट कौन सी होगी आप तय करिए। आप पूछेंगे भैया लल्लन टॉप, बातचीत तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल के बीच हुई, आपको कैसे पता? हम कहेंगे हमें खुद मनोहर लाल खट्टर ने बताया। आपको भी जानना है तो जमघट का इंटरव्यू विस्तार से देख लीजिए। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। ये थी दिन की बड़ी खबर। अब सुर्खियों का रुख करते हैं। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून देश भर में लागू हो चुका है। इसके बाद दो तरह की तस्वीरें, कहीं जश्न कहीं विरोध। इन दो दरीचों में पहली तस्वीर दिल्ली के मजनू का टीका इलाके की है। यहाँ की शरणार्थी बस्ती में जश्न का माहौल है। पाकिस्तान से भारत आए हिंदू शरणार्थी एक दूसरे को रंग लगा रहे, मिठाई बांट रहे। दूसरी तस्वीर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की, जहाँ LDF के कार्यकर्ता सत्तारूढ़ पार्टी के CAA के विरोध में प्रतियां जलाते हुए इस कानून की नजर आ रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने 11 मार्च को CAA का नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ देर बाद ही कह दिया था कि वो अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने देंगे। इसके बाद 12 मार्च आते आते पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐसा ही कुछ कहा कि बंगाल में किसी भी कीमत पर CAA लागू नहीं होगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी इसे विभाजनकारी बताते हुए कहा कि अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। यानी विपक्षी शासन वाले 3 राज्य के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में इस कानून को लागू करने से इनकार कर दिया। पर क्या केंद्र के बनाए किसी कानून को राज्य अपने यहाँ लागू करने से रोक सकता है? कोई भी राज्य सरकार संसद द्वारा पारित कानून की मंशा पर
या वैधता पर सवाल उठा सकती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके लिए संविधान के भीतर और लोकतंत्र के दायरे में अनेक प्रक्रियाएं निर्धारित हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी कानून को चुनौती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को रद्द कर सकता है या संसद ही अपने पारित कानून को रद्द कर सकती है। इस बारे में 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी, जिसके बाद कई पार्टियों ने, कई नेताओं ने उस याचिका में अपनी दूसरी याचिकाएं दायर की। लगभग 200 से ज्यादा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, और 2022 में उन याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। और उसमें पिछली बार 3 जजों की बेंच थी। तो अब अगर जिस तरीके से ये पूरा माहौल और मामला है, तो इस पर संविधान पीठ का गठन करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सारे मुद्दे आएंगे और उस पर सुनवाई में समय लगेगा। इस बीच में अगर किसी भी राज्य सरकार को आपत्ति है, उसके बावजूद उन्हें इस कानून का पालन करना होगा। उसके 3 वजह हैं। पहली कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया था केशवानंद भारती मामले में, उसमें उन्होंने कहा था कि जो कानून का शासन है बेसिक स्ट्रक्चर है, और कानून के शासन का मतलब ये है कि अगर कोई भी कानून है और वो कानून बाध्यकारी है सभी लोगों पर, कानून क्योंकि संविधान की शपथ लेते हैं सभी लोग, और सहमति का मतलब नहीं होता है, कानून जब तक है उसको पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। कानून की वैधता की अगर बात करें, 7वीं अनुसूची के तहत और जो संविधान के तहत नागरिकता के सवाल पर केंद्र सरकार को पूरे अधिकार हैं, इसलिए केंद्र सरकार के दायरे में काम किया गया था। दूसरी बात अगर बात करें कि नागरिकता किसी का मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, और यूरोप और अमेरिका में भी नागरिकता के बारे में डिस्क्रिशनरी प्रोविजंस किए गए हैं, ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि बाकी लोगों की नागरिकता के बारे में मना नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के किसी व्यक्ति को नागरिकता देने से कोई उसमें इनकार है, वो अधिकार हमेशा रहेंगे। इसलिए उन सारी प्रक्रियाओं के हिसाब से, वैधता के हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हम बोलते हैं कि राज्य सरकार इसको लागू करने से मना कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि क्या नेताओं के बयान हैं या सरकार ने कोई आदेश पारित किया है। जब तक राज्य सरकार इस बारे में औपचारिक आदेश नहीं पारित करें, तब तक उन्हें नेताओं के बयान मानना चाहिए। ये सरकार और राजनीति में फर्क होता है। सरकार जब आदेश पारित करके या विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसको न मानने के बारे में जब कोई औपचारिक आदेश पारित करे, तभी मानना चाहिए कि राज्य सरकारें संसद के कानून को नहीं मान रही हैं। ये तो बात हुई राज्यों के लिए, लेकिन सीए के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 12 मार्च को कोर्ट में सीए के खिलाफ एक याचिका दायर की और कहा कि ये कानून असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने सीए की नोटिफिकेशन का स्वागत भी किया। संगठन के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होने से देश के मुस्लिम समुदाय पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसे पहले ही लागू कर देना चाहिए था। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लागू हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजनीतिक माहौल अभी भी गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से लगातार बयानबाजी चल रही है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के चलते ये सीए के मुद्दे नए सिरे से जगाए जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे देश की आम लोगों को, बेरोजगारों को मूलभूत क्या समस्या है, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रहा है। और कितने बार हिंदुस्तान जैसे महान देश को, यहाँ के आम लोगों को आपस में दुश्मनी करने के लिए भड़काने की राजनीति क्यों कर रहे हो? कब तक ये चलेगी सिलसिला? हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। दूसरी सुर्खी कांग्रेस की लोकसभा चुनाव से जुड़ी दूसरी लिस्ट से जुड़ी है, जिसकी सुर्खी क्या है? मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे। असम में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई जोरहाट सीट से चुनाव लड़ेंगे, और राजस्थान में जालौर की सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ेंगे। यानी ये स्पष्ट है कि कमलनाथ
और अशोक गहलोत और कई लोगों ने कहा कि सचिन पायलट जैसे नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये अब तक की लिस्ट से साफ हुआ, क्योंकि जोधपुर जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी है अशोक गहलोत की, वहाँ से भी उनका नाम नहीं आया। लिस्ट पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं न्यूज़ रूम का। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जो जारी हुई उसमें 43 लोगों के नाम हैं। 43 लोकसभा सीटों में जो 12 असम की सीटें हैं, 10 सीटें जो है मध्य प्रदेश की, 10 राजस्थान की, गुजरात की 7 सीटें हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग नाम है, जो बताने वाली चीज़ें हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी ने 3 मुख्यमंत्रियों के बेटे को टिकट दिया है। गौरव गोगोई जो खुद सांसद हैं और लोकसभा के उप नेता हैं, उनको जो है जोरहाट सीट से फिर रिपीट किया है। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जालौर से, राजस्थान की जालौर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा से दोबारा। इंटरेस्टिंग जो नाम है उसमें गुजरात से गेनीबेन ठाकुर को टिकट दिया है, जो बनासकांठा से लड़ेंगी और वाव सीट से विधानसभा चुनाव जीतकर इस बार आई हैं। जब कांग्रेस की इतनी दुर्गति हुई उसमें भी वो जीती। और शंकर भाई चौधरी बीजेपी के बड़े नेता, बनास डेयरी के जो करता धरता है, उनको उन्होंने चुनाव हराया था पिछली बार। इस बार उनको सीट बदलनी पड़ी, खैर इस बार वो चुनाव जीते हैं। तो गुजरात से ये और कई सारे बड़े नाम हैं। मध्य प्रदेश में फूल सिंह बैरैया को टिकट दिया है, जो भांडेर से विधायक हैं और भिंड सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके अलावा जो मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में बड़े दिलचस्प नाम है। राहुल सिंह कसवा, जो कि चूरू सीट से लोकसभा सांसद से भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल हुए और आते ही कांग्रेस ने उन्हें हाथों हाथ लिया। जाट नेता हैं, उनके पिता भी 3 बार के सांसद रह चुके, उनको टिकट दिया। ये सीट बड़ी दिलचस्प होने वाली है। झुंझुनू से ब्रजेंद्र औला को लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा गया है। लगातार 4 बार के झुंझुनू सीट से विधायक हैं। इनके पिता शीशराम औला बहुत कद्दावर नेता, लगातार 5 बार के सांसद थे, इनको टिकट दिया गया है। और भी कई सारी सीटों पे, जैसे वैभव गहलोत का नाम हमने बताया। हरीश चंद्र मीणा जो एक्स डीजीपी रहे हैं, उन्हें टोंक समाई माधोपुर से लड़ाया गया है। ये इस बार देवली उनियारा से विधायक हैं और इन्होंने विजय बैसला, जो किरोड़ीलाल बैसला के बेटे थे, कद्दावर गुर्जर नेता माने जाते थे, उनको हरा कर ये विधानसभा पहुंचे थे। इस बार इनको लोकसभा के मैदान में उतारा गया है। प्रदीप टमटा को अल्मोड़ा से, जो चर्चित नाम है, ये 2009 में अल्मोड़ा से सांसद रह चुके हैं और अभी फिलहाल राज्यसभा भी हैं, विधानसभा भी कई बार रह चुके हैं। ये तमाम बड़े नाम हैं जिनको कांग्रेस ने उतारा है। कांग्रेस अशोक गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये बात अब साफ हो गई है, क्योंकि जोधपुर सीट से करण सिंह उचियाड़ा को टिकट दे दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए वो मैदान में उतरे हैं। तो ये साफ हो गया कि जो ये कहा जा रहा था कि तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, जैसे कमलनाथ भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और अशोक गहलोत भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तीसरी सुर्खी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग को जानकारी देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 12 मार्च यानी आज तक का वक्त दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई मोहलत खत्म हुई। हम जानना चाहते हैं कि एसबीआई ने चुनावी चंदे की जानकारी आयोग को दी कि नहीं, पर इसके लिए हमें अब 15 मार्च तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा, चुनाव आयोग से, कि वो एसबीआई से मिली सारी जानकारी 15 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। उस दिन पता चलेगा कि ये जानकारी कितनी मुकम्मल है, पूरी है, अधूरी है, सारे लिंक जुड़ रहे हैं कि नहीं। इस बीच बार एंड बेंच वेबसाइट की एक खबर सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग की। साथ ही लिखा कि जब तक राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद कोई निर्णय नहीं निकलता तब तक कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। अमूमन ऐसा होता नहीं है। बता दें 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई हुई थी। एसबीआई ने मांग की थी इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो जानकारी कोर्ट मांग रहा है वो देने के लिए उसे 30 जून तक की मोहलत दी जाए, यानी लोकसभा चुनाव के बाद तक की। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था और 12 मार्च की डेडलाइन फिर से स्पष्ट कर दी थी और अब चुनाव आयोग की 15 मार्च की डेडलाइन है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी और भी खबरें हैं, इनके जानने के लिए रुख करते हैं न्यूज़ रूम का। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पहली बड़ी अपडेट 2 दौरों से जुड़ी हुई है। पहला दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो गुजरात में थे और उसके बाद राजस्थान भी पहुंचे। दूसरा दौरा था गृह मंत्री अमित शाह का, जो तेलंगाना में थे। दोनों पर संक्षिप्त में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने 10 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वो पहुंचे राजस्थान। दोनों जगह उन्होंने तमाम योजनाओं को हरी झंडी दिखाई, शिलान्यास किया। इसके अलावा कांग्रेस पर यहाँ से भी मंच से हमला बोला। कांग्रेस पार्टी को कहा कि ये परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है। अब बात अमित शाह के दौरे की। तेलंगाना में थे। कल देश भर में CAA कानून लागू हो गया है। अमित शाह जब तेलंगाना में थे तो उन्होंने मंच से इसका जिक्र भी करा। कहा कि ये कानून देश को आगे ले जाने वाला है और तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जो इस कानून पर गलतफहमियां फैला रही हैं, ये अमित शाह ने तेलंगाना में कहा। अब उत्तर प्रदेश से आई सुर्खी पर बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का विस्तार हुआ था।
यहाँ नए मंत्री बने थे, उनमें पहला बड़ा नाम था सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। इसके अलावा साहिबाबाद विधानसभा सीट जो वोटरों की संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी विधानसभा सीटों में से एक है, वहाँ से जो विधायक हैं उनका भी नाम था सुनील शर्मा का। राष्ट्रीय लोकदल जो भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की नई साथी है, वहाँ से अनिल कुमार का नाम था और दारा सिंह चौहान का नाम था। इन चारों नए मंत्रियों को अब विभाग बांट दिए गए हैं। कौन कौन से विभाग मिले हैं? दारा सिंह चौहान को मिला है कारागार मंत्रालय, ओम प्रकाश राजभर को मिला है पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, सुनील शर्मा को मिली है आईटी मिनिस्ट्री, और इसके अलावा धर्मवीर प्रजापति जो पहले से ही मंत्री थे उनके पास नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड विभाग रहेगा। उत्तर प्रदेश में ये विभागों का बंटवारा हो गया। जब बात उत्तर प्रदेश की हो रही है तो एक रोचक टिप्पणी पे भी बात कर लेते हैं जो बीते दिनों आई थी ओपी राजभर की तरफ से। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद उनका एक बयान बड़ा चर्चा में रहा था सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा था अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि किसी भी थाने में चले जाइएगा, गले में पीला गमछा डाल लीजिएगा। पीला गमछा सुभाषपा के तमाम कार्यकर्ता गले में डाले रहते हैं, उनका एक तरीके से सिंबॉलिक कलर है वो। तो ओपी राजभर ने कहा था गले में जब आप पीला गमछा डाल के किसी थाने में जाओगे तो थानेदार को आपकी शक्ल में ओपी राजभर दिखेगा। यही किया उनके एक कार्यकर्ता ने फर्रुखाबाद में, लेकिन यहाँ पर विपरीत असर रहा। वहाँ कथित तौर पर उनके साथ कुछ अभद्रता भी की गई, ऐसा आरोप है सुभाषपा के नेताओं का, और ये कहा गया कि उन्होंने अपमान किया है। तो नेताजी ने जो मैसेज कार्यकर्ताओं को दिया था वो कार्यकर्ताओं का कहना है कि उल्टा पड़ गया है। आरोप लगाया है थानेदार पर कि हमारे साथ सही सलूक नहीं किया गया थाने के अंदर। अब बात कर लेते हैं एक और प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की। बीजेपी, टीडीपी और जेएसपी। जेएसपी का पूरा नाम है जनसेना पार्टी, पवन कल्याण वाली पार्टी। इनके बीच सीट शेयरिंग की बात करीब करीब नक्की हो गई है। भारतीय जनता पार्टी 6, टीडीपी 17 और जनसेना पार्टी को 2 सीटें इस लोकसभा चुनाव में मिल सकती है। इसके अलावा नेशन वाइड अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगों का दौर चल रहा है। 99 कैंडिडेट पर चर्चा चल रही है, ऐसे कयास हैं, और दूसरी लिस्ट में इन 90 से 100 कैंडिडेट का नाम शामिल हो सकता है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है, लेकिन लल्लन टॉप पर राजनीतिक खबरों की हलचल, राजनीतिक इंटरव्यू की हलचल अब लगातार चलेगी। आपने अभी तक केंद्रीय मंत्रियों में ज्योतिरादित्य सिंधिया का इंटरव्यू देखा, नितिन गडकरी का इंटरव्यू देखा। जल्द ही आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का इंटरव्यू भी देखेंगे। जी, ये 3 इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुके हैं, जल्दी रिलीज़ होंगे। लेकिन आज आप देखिए हरियाणा के अभी सुबह तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर का विस्तृत इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी से पहले परिचय, नरेंद्र मोदी की गाड़ी जब पहली बार उनके दफ्तर में आई तो डिक्की से क्या पेटियां निकली, इसका ब्यौरा, बंसीलाल का ज़माना कैसा था, भूपेंद्र हुड्डा से उनकी क्या बात होती है, ओम प्रकाश चौटाला पर क्या तंज कसे गए, दुष्यंत चौटाला के साथ कैसी समझदारी है, गुरमीत राम रहीम को बार बार पैरोल क्यों मिलती है, एलविश यादव के साथ मंच साझा क्यों किया, अनिल विज को गुस्सा क्यों आता है, धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनवाने में मुख्यमंत्री का क्या रोल रहा, और 75 बरस की उम्र तक वो अपनी क्या क्या राजनीतिक रूपरेखाएं देखते हैं। इन सब के बारे में तसल्ली से बात हुई है, ज़्यादातर हिंदी में। आप कहेंगे पूरी हिंदी में क्यों नहीं, क्योंकि बीच में तमिल भाषा भी आई है जो मनोहर लाल जी को बोलनी आती है, और इसके भी कुछ रोचक प्रसंग हैं। इन सब के बारे में आप जानेंगे जमघट में। जमघट लल्लन टॉप की पॉलिटिकल इंटरव्यू की वो सीरीज है जहां पर हम विस्तार से बात करते हैं नेताओं की पॉलिटिकल जर्नी के बारे में और उनके उत्तरदायित्वों के बारे में। शो यहाँ समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।